Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन। इसका मतलब है कि फ्रेंच सोसाइटी में डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा और फ्रेंच सोसाइटी में जो रिवोल्यूशन आ जाता है और उस रिवोल्यूशन में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स वुमेन्स भी थी। और अगरचे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, क्या इन स्पाइट ऑफ बीइंग एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट द हेरिडिटी पोजिशन, क्या वुमेन्स की जो लाइव्स थी उनमें कोई बेहतर आई? क्या वुमेन्स में कंप्लीट पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुई या नहीं हुई? क्या वुमेन्स के पास भी वोटिंग राइट्स अवेलेबल थी? क्या वुमेन्स के पास भी एजुकेशनल राइट्स अवेलेबल थे कि नहीं थे? तो वही हमने आज वाले इस लेक्चर में समझना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है वुमेन्स से। इनका क्या रोल था रिवोल्यूशन में? वायर अगरचे हम पहले यहाँ पर समझ रहे हैं कि वुमेन्स वायर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि वुमेन्स का भी रोल था ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। वुमेन्स ने भी टेक पार्ट किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन। इन्होंने टेक पार्ट क्यों किया था? बिकॉज दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। तो इनको लग रहा था कि हमारे पॉलिटिकल, हमारे एक्टिव रहने से और हमारी स्ट्रगल में टेक पार्ट करने से जो हमारी लाइव्स हैं, जो हमारी मुश्किलात हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकेगा। और जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उनके ज़रिए वो स्टेप्स लिए जाएंगे जिनके ज़रिए से हमारी जो लाइव्स हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये भी हमने निकालना है कि वुमेन्स की जो लाइव्स थी फ्रेंच सोसाइटी में वो बेहतर नहीं थी। तो बिकॉज इन्होंने क्यों चाहा था कि इनकी लाइव्स बेहतर कहाँ होनी चाहिए थी, इनकी लाइव्स कहाँ पर सही नहीं थी, इनकी लाइफ कहाँ पर सही नहीं थी, किन किन कंडीशन से ये लोग दो चार थे, किन किन कंडीशन से ये वुमेन दो चार थी। बिकॉज मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। इनको यहाँ पर काम करना होता था। मोस्टली सभी वुमेन्स काम करती हैं, लेकिन इनको यहाँ पर काम करना होता था। और ए लिविंग, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, खुद को जिंदा करने के लिए इनको यहाँ पर काम करना पड़ता था। लेकिन इसके बरक्स जो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स हैं उनको एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू जॉब्स नहीं थी। मीन्स जो प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे उनकी जो वुमेन्स थी उनके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी थी और जॉब्स भी थी। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी, पर्टिकुलरली जो लेस प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थी, उनको एजुकेशनल राइट्स अवेलेबल नहीं थे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थे। तो वुमेन्स, वर्किंग वुमेन also had to take care of their families, that is cooking, fetch water, queue up for the bread and most importantly to take care of their children। तो जो वर्किंग वुमेन थी, एक तो इनको अपना घर चलाना होता था, दूसरी तरफ से इनको बाकी जो फैमिली की नीड्स होती थी उनको भी इन्होंने यहाँ पर डील करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको यहाँ पर कुकिंग करनी होती थी, इनको यहाँ पर पानी लाना होता था, इनको यहाँ पर लाइन में खड़ा होकर ब्रेड के लिए, क्योंकि देयर वाज ए प्रॉब्लम, राइजिंग ऑफ प्राइसेस हुई थी। और राइजिंग ऑफ प्राइसेस के बाद हमने पढ़ा था कि फूड राइट्स हुई थी, जिसकी बिना पर बहुत देर तक और बहुत टाइम तक क्यू में लगना पड़ता था, तब ही ब्रेड मिल पाता था। तो ये भी स्ट्रगल और ये भी इस जद्दोजहद में भी वुमेन्स का रोल था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको अपने बच्चों का टेक केयर भी करना होता था। लेकिन अगर वेजेस वायर आल्सो लोअर देन दोज ऑफ मेन, अगर ये कहीं पर काम भी कर रहे थे, अगर इनको कहीं पर काम भी मिल रहा था, लेकिन इनके जो वेजेस थे वो बहुत कम थे एज कंपेयर टू मेन। दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी जो था, जो कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी, उसका कंसेप्ट यहां पर एब्सेंट था। और हमने क्या समझा कि वुमेन्स का एक्टिव रोल था। इन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि ये चाहते थे कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है इनके ज़रिए से वो मेजर्स पास किए जाए जिनके ज़रिए से हमारी ज़िंदगियां बेहतर हो सकती थी। क्यों? क्योंकि इनमें से मोस्ट ऑफ द वुमेन जो थर्ड स्टेट्स की थी, इनको अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए काम करना होता था और इनके पास एजुकेशनल राइट्स अवेलेबल नहीं थे, ना ही इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थे। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर चाहिए वर्किंग वुमेन्स भी थी, काम भी कर रही थी कहीं कहीं पर, लेकिन साथ ही साथ इनको टेक केयर करना पड़ता था अपनी फैमिलीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको कुकिंग भी खुद से करनी होती थी, इनको
पानी भी लाना होता था, फेच वाटर, इनको लाइन पर खड़ा रहना होता था ब्रेड के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनको घर में बच्चों का ख्याल भी रखना होता था। और अगर इनको कहीं पर काम भी मिलता था लेकिन उस काम के बराबर मुआवजे एज कम्पेयर टू, उन काम के बराबर वेजेस एज कम्पेयर टू मैन इनको नहीं दिए जाते थे। अब हमने यहाँ पर देखना है कि किस तरह से, किन फॉर्म्स के जरिए ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उनको प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, इस पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द वुमेन में हमने पढ़ना है कि ये जो वुमेन थी, ये जो फीमेल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस थी, इन्होंने कौन से तरीके अपनाए थे जिसके जरिए से ये अपनी डिमांड्स को यहाँ पर उजागर कर रहे थे। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट्स द वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल कल्ब्स एंड न्यूज़पेपर, और अपनी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपने वॉइसेस को, अपने कंसर्न्स को यहाँ पर राइज करने के लिए इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल कल्ब्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए थे, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे, प्रिंट किए गए थे, पब्लिश किए गए थे, जिनका मकसद था कि जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं वुमेन्स की उनको रिप्रेजेंट किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स बने थे, लेकिन उन प्रेशर ग्रुप डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स बने थे, उन प्रेशर ग्रुप्स का मकसद ही था कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना ताकि वो स्टेप्स लिए जाए जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो। तो इसमें हमने याद रखना है कि द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस एमंग देम। तो इसमें एक पॉलिटिकल क्लब था जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। ये एक फेमस पॉलिटिकल क्लब था जिस क्लब के जरिए वुमेन्स जो थी अपनी डिमांड कर रहे थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या डिमांड कर रही थी? वुमेन्स डिमांड कर रही थी दैट हमारे पास सेम पॉलिटिकल राइट्स होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मैन। जिस तरह से मैन के पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, इसी तरह से वुमेन्स के पास भी पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। ये जो वुमेन्स थी ये सेम पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड क्यों करते थे? बिकॉज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1791 में इसने जो वुमेन थी इनको पैसिव सिटीजन डिक्लेयर किया था। ये पैसिव सिटीजन का कंसेप्ट हमने पढ़ा था जब 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई थी। उसने वहां पर कंसेप्ट लाया था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में। और एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में एक डिफरेंस थी, मेल पॉपुलेशन थी और जिनकी एज 25 या 25 से अबो थी और वो टैक्स पे कर रहे थे इक्विवेलेंट टू 3 days ऑफ द वर्कर्स वेजेस, वो वहां पर एलिजिबल थे और वो कहलाते थे एक्टिव सिटीजन्स वोट कास्ट करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ दिस दूसरा क्लास वहां पर था जिसमें वुमेन्स को पर्टिकुलरली कहा गया था, सभी वुमेन्स को इनको यहाँ पर पैसिव सिटीजन के नाम से डिक्लेयर किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि दे वर नॉट पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेड, इनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वहां पर नहीं थी। They demanded that the right to vote to be elected to assembly and hold public office। ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे पास राइट टू वोट होना चाहिए, हमारे पास वोटिंग राइट्स होनी चाहिए और वोटिंग राइट्स के साथ साथ हम में से भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होने चाहिए असेंबली के लिए और हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल ऑफिस को हेल्ड करने का राइट होना चाहिए। इसका मतलब हो हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए ताकि हम भी सोसाइटी को सर्व करें और हम भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अब यहां पर है कि कौन से स्टेप्स लिए गए रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के जरिए ताकि जो वुमेन्स के लाइव्स हैं इनको यहां पर बेहतर बनाया जाए। विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स। वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खोली गई और जहां पर जो स्कूलिंग है वो कंपल्सरी की गई तमाम गर्ल्स के लिए। इसका मतलब है कि फीमेल एजुकेशन वाज मेड कंपल्सरी बाय द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स को वहां पर एस्टेब्लिश किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देयर गर्ल्स टू मैरी अगेंस्ट देयर ओन विल। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो फीमेल पॉपुलेशन फ्रांस की थी, इन पेरेंट्स अपने गर्ल्स को फोर्स नहीं कर सकते हैं शादी के लिए अगेंस्ट देयर ओन विल। इसका मतलब है कि अगर वो राजी ना हो तो उनको फोर्स यहां पर नहीं किया जा सकता है। सो मैरिज वाज मेड
marriage was made into a contract entered into freely and registered under a civil law। जो मैरिज है ये एक कंट्रैक्ट बनाया गया, लेकिन जो एक फ्री कंट्रैक्ट होगा, कभी भी अपनी मर्जी से ये कंट्रैक्ट तोड़ सकते थे दोनों तरफ से, और ये सिविल लॉ के जरिए ये मैरिज रजिस्टर की जाती थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डाइवोर्सिंग राइट्स होते थे, तलाक देने के जो राइट होते थे, ये दोनों के पास होते थे। मेन एंड वुमेन के पास इक्वल डाइवोर्स राइट्स होते थे। इसका मतलब ये था कि दोनों तलाक ले भी सकते थे और तलाक दे भी सकते थे। ये लीगल बनाया गया। एंड वुमेन कुड नाउ गेट ट्रेनिंग फॉर जॉब्स। अब इनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। एंड कुड बिकेम आर्टिजन्स, और ये यहाँ पर आर्टिजन्स भी बन सकते थे। डिफरेंट क्राफ्ट्स का भी हुनर यहाँ पर ये गेन कर सकते थे। एंड आल्सो रन स्मॉल बिजनेसेस, और अब इनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल रही थी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के जरिए लिए गए थे कि वुमेन्स की लाइव्स को बेहतर बनाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट स्कूल्स। एंड आफ्टर दैट कि वुमेन्स को फोर्स नहीं किया जाएगा, गर्ल्स को आफ्टर दैट गर्ल्स को फोर्स नहीं किया जाएगा अपनी शादी, अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करना। और यहाँ पर जो मैरिज होगी वो एक कंट्रैक्ट होगी जो दोनों की मर्जी से की एक कंट्रैक्ट किया जाएगा, और जिसको रजिस्टर अंडर ए सिविल लॉ किया जाएगा। डाइवोर्स दोनों तरफ से दिया या लिया जा सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और वुमेन को अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएगी, और वुमेन को आर्टिजन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और वुमेन्स अब स्मॉल बिजनेस भी यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये था रोल जो वुमेन्स की स्ट्रगल थी, जिसमें इनको पॉलिटिकल इक्वलिटी के कंसेप्ट यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन फाइनली क्या हो जाता है कि इट वाज अगस्त 1945 व्हेन फाइनली वुमेन्स इन फ्रांस गॉट द वोटिंग राइट्स। 1945 तक वुमेन पॉपुलेशन को, फीमेल पॉपुलेशन को फ्रांस में वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं थे। इट वाज ओनली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट फ्रेंच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर ख़त्म किया जाता है 1945 में। तो ये कुछ हमने पढ़ा आज के इस वाले लेक्चर में। तो इससे हम आगे पढ़ते हैं आगे वाले लेक्चर्स में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।